आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो किसी भी बिजनेस को समझने वाले के लिए काफी दिलचस्प है। हमारे पास एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, जिसे बाजार में एजीएल के नाम से जाना जाता है, उनका Q3 और इस साल के शुरुआती 9 महीनों का अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट है। राइट। और इसके साथ ही उनका लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये समझना है कि कैसे भारत की ये चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड सिरेमिक टाइल्स कंपनी मौजूदा बाजार की चुनौतियों के बीच अपने मुनाफे को मतलब कई गुना बढ़ा रही है। सही कहा। और ये केस स्टडी इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कई पुराने नियम टूटते हुए दिख रहे हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही शानदार हुक है हमारे पास। एजीएल ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए हैं। ओ, क्या बात है, 25 साल। हाँ, 1995 में जब ये कंपनी शुरू हुई थी ना, तो ये साल भर में मुश्किल से 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती थी। और अब देखिए, आज ये सिर्फ एक तिमाही में यानी सिर्फ Q3 में लगभग 424 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज कर रही हैं। मतलब पिछले साल से करीब 15.8% की वृद्धि। राइट। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है ना, वो ये रेवेन्यू का बढ़ना नहीं है। तो फिर क्या है? वो है उनके एबिटा, यानी जो शुद्ध परिचालन मुनाफा है, उसमें आया उछाल। ये सीधे 210% बढ़कर 40.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। 210%? वाकई, मतलब ये तो सामान्य मैन्युफैक्चरिंग गणित के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। जब आपकी सेल्स सिर्फ 16% के आसपास बढ़ी हो और मुनाफा 210% जंप कर जाए, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि कंपनी ने सिर्फ अपनी सेल्स नहीं बढ़ाई है, राइट, बल्कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने के तरीके और क्वालिटी में एक बुनियादी बदलाव कर दिया है। ये कहानी सिर्फ ज्यादा माल बेचने की नहीं है, बल्कि क्या बेचा जा रहा है उसकी है। तो चलिए इसी बात पर थोड़ा डीप डाइव करते हैं। मतलब इस मुनाफे की छलांग के पीछे का असली कारण क्या है? प्रोडक्ट मिक्स में ऐसा क्या बदलाव आ गया? देखिए, कंपनी ने क्या किया है कि वो जो छोटी और पारंपरिक आकार की टाइल्स होती थी ना, वहां से अपना ध्यान हटा लिया है। अच्छा। अब उनका पूरा फोकस बड़े फॉर्मेट वाली टाइल्स और डिजिटल प्रिंटिंग टेक्निक पर है। आपने सैक्मी कंटिन्यूआ यानी SACMI कंटिन्यूआ मशीन का नाम सुना है? ट्रांसक्रिप्ट में इसका जिक्र तो बार बार आया है, पर असल में ये तकनीक करती क्या है? पुरानी तकनीक में मिट्टी को सांचे में दबाकर छोटी टाइल बनती थी, लेकिन ये सैक्मी कंटिन्यूआ एक निरंतर चलने वाली बेल्ट की तरह है। ओके। इससे बहुत बड़े आकार के स्लैब्स बनते हैं और ये जो स्लैब्स है ना, ये बहुत मजबूत होते हैं। इसके साथ ही वो GVT यानी ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स पर भारी निवेश कर रहे हैं। तो ये जो GVT है, ये बाजार में इतना प्रीमियम क्यों माना जाता है? क्या ये मतलब सीधे नेचुरल मार्बल को टक्कर दे रहा है? बिल्कुल। GVT के ऊपर शीशे जैसी एक बहुत ही मजबूत परत होती है, जिस पर हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रिंटिंग की जा सकती है। ओह, मतलब आप उस पे कोई भी डिजाइन छाप सकते हैं? एग्जैक्टली। अब सोचिए कि इटली के किसी बहुत महंगे मार्बल की हूबहू डिजाइन, उसकी नसें, उसका रंग, सब कुछ स्टाइल पर छाप दिया जाए। वाकई? असली मार्बल में दाग लगने का डर होता है, उसे लगाना मुश्किल है, लेकिन GVT टाइल्स वो सारी कमियां दूर कर देती हैं। आर्किटेक्ट्स को ये बहुत पसंद आ रही हैं। तो यहीं पर वो मार्जिन छुपा हुआ है। अगर मैं डेटा देखूं तो पहले कंपनी को प्रति वर्ग मीटर यानी पर स्क्वायर मीटर लगभग 300 रुपए मिलते थे। राइट। लेकिन अब इन बड़े फॉर्मेट और एक्सपोर्ट्स के कारण ये बढ़कर 360 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वार्ट्ज सेगमेंट में भी उन्होंने बड़ा खेल किया है। वहां रोबोटिक डिजाइन का इस्तेमाल करके उन्हें प्रति स्क्वायर फुट 50 रुपए का अतिरिक्त इजाफा मिला है। 50 रुपए पर स्क्वायर फीट? ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल। मतलब ये तो मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे कोई कंपनी सालों तक थोक में सादा सूती कपड़ा बेच रही हो और अचानक से वो डिजाइनर सूट बेचने लगे। बहुत सही एनालॉजी दी आपने, है ना? माल कम बिकेगा लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा होगा। एग्जैक्टली। और ये कंपनी के प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल से रिटेल बेस्ड मॉडल बनने की कहानी है। पहले वो सरकारी और संस्थागत बिक्री पर ज्यादा निर्भर थे, जो कि करीब 55% थी। राइट। लेकिन अब उनका रिटेल शेयर बढ़कर 45% हो गया है। उन्होंने इस साल मार्केटिंग और ब्रांड एम्बेसडर पर 25 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा है।
25 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग के लिए। मतलब वो ग्राहकों को सिर्फ एक टाइल नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब प्रीमियम उत्पादों की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। राइट। डोमेस्टिक बाजार की तुलना में एक्सपोर्ट्स ने इस कंपनी को एक तरह से नया जीवन दिया है। डेटा भी यही कह रहा है। कंपनी अब 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। इसमें जीसीसी यानी गल्फ देश और यूरोप काफी प्रमुख है। और अभी उनका कुल रेवेन्यू का करीब 13 से 15% एक्सपोर्ट से आ रहा है। और उनका लक्ष्य इसे आगे 18 से 20% तक ले जाने का है। बिल्कुल। और इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका ने हाल ही में भारत से आने वाली टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है। 18%? ये तो बहुत अच्छी खबर है उनके लिए। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। देखिए, इतनी भारी टाइल्स और मार्बल स्लैब्स को दुनिया भर में जहाज़ों से भेजना, क्या ये लॉजिस्टिक रूप से बहुत महंगा नहीं पड़ता? एक तरफ हम कह रहे हैं कि मुनाफा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शिपिंग का इतना भारी खर्च। ये गणित काम कैसे करता है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पर एजीएल की जो ग्लोबल वेयरहाउसिंग रणनीति है ना, वो काम आती है। ग्लोबल वेयरहाउसिंग? हाँ, वो सिर्फ इंडिया से माल एक्सपोर्ट करके विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स के भरोसे नहीं बैठे हैं। अच्छा, तो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने सेनेगल, जो अफ्रीका में है, उसके अलावा लंदन, दुबई और इंडोनेशिया में अपने खुद के वेयरहाउस और एक्सक्लूसिव शोरूम खोल दिए। ओह, मतलब माल पहले से ही उस देश में पहुंच चुका होता है। एग्जैक्टली। वो वहां अपना स्टॉकयार्ड और मैन पावर रखकर सीधे रिटेल में मौजूद हैं। अब लंदन के किसी आर्किटेक्ट को अगर तुरंत टाइल चाहिए तो उसे इंडिया से शिपमेंट आने का हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वाकई ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। जस्ट इन टाइम डिलीवरी। बिल्कुल। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिक्स। चीन वाला एंगल ना? हाँ, अमेरिका में चीन से आने वाली टाइल्स पर अभी भी 34% ड्यूटी लगती है और भारत पे सिर्फ 18%। राइट। तो ये जो 16% का गैप है, ये एजीएल जैसे भारतीय निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गया है। बिल्कुल। विदेशी खरीदार को सीधे सीधे 16% का फायदा दिख रहा है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने की बात करते हैं तो घर में उत्पादन की लागत को कम रखना भी तो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। लागत का नियंत्रण इस मुनाफे का एक और बड़ा स्तंभ है। ट्रांसक्रिप्ट में गैस की लागत पर काफी लंबी चर्चा हुई है। सिरेमिक उत्पादन में ऊर्जा की बहुत खपत होती है ना? हाँ, कुल खर्च का लगभग 22% तो सिर्फ गैस पर ही चला जाता है। बत्तियों को 24 घंटे चलाना पड़ता है। तो इसमें क्या बदलाव आया है? हाल ही में साबरमती गैस और प्रोपेन गैस के बीच बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। अच्छा, तो इससे कीमतें घटी होंगी? बिल्कुल। Q3 में प्रोपेन गैस की लागत जो पिछले साल 60 रुपये 10 पैसे प्रति किलो थी, वो घटकर 51 रुपये 47 पैसे प्रति किलो हो गई है। वाकई, मतलब सीधा 15% के आसपास का ड्रॉप। जब 22% कॉस्ट का इतना बड़ा हिस्सा सस्ता हो जाए तो वो सीधा बॉटम लाइन में तो दिखेगा ही। एग्जैक्टली। और ऊर्जा की इस कहानी के साथ मोरबी का जो संकट है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। मोरबी जो गुजरात में है, वहाँ क्षमता से अधिक उत्पादन यानी ओवर कैपेसिटी का डर पैदा हो गया था ना? राइट। वहाँ बहुत से छोटे खिलाड़ियों ने बिना सोचे समझे फैक्ट्रियां लगा ली थीं और पिछले 5 सालों में वहाँ 1000 में से करीब 300 छोटी यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। 300 यूनिट्स, ये तो बहुत ही बुरा हाल है। पर ये बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ मोरबी में छोटी फैक्ट्रियां दिवालिया हो रही हैं और दूसरी तरफ एजीएल 14 प्लांट्स और 54.5 मिलियन वर्ग मीटर की कुल क्षमता के साथ इतनी मजबूती से खड़ी है। देखिए, संकट के समय ही असली बाजार के लीडर्स उभरते हैं। जब इनपुट कॉस्ट घटती है और बाजार में उथल-पुथल होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनियों को मिलता है जिनके पास आधुनिक तकनीक और लार्ज वॉल्यूम प्लांट्स हैं। एजीएल के पास 6000 से अधिक कर्मचारी और 18000 टच पॉइंट्स का एक विशाल नेटवर्क है, जो उन्हें मतलब इस संकट में भी सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो करने की ताकत देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। इस शानदार टर्नअराउंड के बाद प्रबंधन ने 2031 तक का एक बहुत ही बड़ा विजन सामने रखा है। आप उस 6000 करोड़ रुपए वाले रेवेन्यू लक्ष्य की बात कर रही हैं? राइट। अभी वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास है और इसे 6000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं, जो कि काफी महत्वाकांक्षी है।
महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये है कि कंपनी अब सिरेमिक टाइल्स में कोई नया प्लांट यानी कोई नया ग्रीनफील्ड कैपेक्स नहीं करेगी। मतलब जरा सोचिए, आपको 2000 से 6000 करोड़ तक पहुंचना है, लेकिन आप अपनी मुख्य टाइल मैन्युफैक्चरिंग में नए कारखाने लगाने से मना कर रहे हैं। राइट। उनका कहना है कि वो अब आउटसोर्सिंग, जिसे वो ट्रेडिंग भी कहते हैं, उस पर जोर देंगे, जो अभी 30% है। क्या आउटसोर्सिंग के भरोसे इतनी बड़ी छलांग लगाना मतलब जोखिम भरा नहीं है? देखिए, पारंपरिक बिजनेस के नजरिए से ये जोखिम लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे आज की मॉडर्न बिजनेस रणनीति के चश्मे से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? इसे एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। कंपनी अब अपना पैसा ईंट पत्थरों यानी भारी भरकम फैक्ट्रियों में फंसाने के बजाय ब्रांड बिल्डिंग, डिजाइन इनोवेशन और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर लगाएगी। अच्छा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाएंगे? बिल्कुल, जैसे एप्पल करता है। एप्पल अपने फोन खुद नहीं बनाता, वो फॉक्सकॉन से बनवाता है। उनका पूरा फोकस डिजाइन और एप्पल स्टोर के अनुभव पर होता है। ओह, ये एनालॉजी काफी सटीक है। मतलब अगले साल उनका जो सिर्फ 40 करोड़ का कैपेक्स है वो मशीनों पर नहीं जाएगा। नहीं, वो मुख्य रूप से वेयरहाउस और नए शोरूम खोलने के लिए होगा। वर्तमान में उनके पास करीब 270 एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं। राइट, और उनका लक्ष्य अगले 2-3 सालों में इसे 500 तक ले जाने का है। 500 शोरूम्स? मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। भविष्य में असली ताकत कारखाने का मालिक होने में नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन और ग्राहक के अनुभव को कंट्रोल करने में है। और शायद इसीलिए उन्होंने वो AGL टाइम्स प्रीमियम क्लब भी बनाया है, जो 1 करोड़ से अधिक की बिक्री करने वाले डीलर्स के लिए है। बिल्कुल, वो अपने नेटवर्क को रिवॉर्ड कर रहे हैं। और हाँ, इसमें उनका बाथवेयर यानी सैनिटरी वेयर सेगमेंट में प्रवेश करना भी बहुत अहम है। हाँ, अक्टूबर 2023 से उन्होंने बाथवेयर में भी कदम रखा है, लेकिन वहां उन्होंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, क्योंकि वो उनके लिए एक नया सेगमेंट है। वहां क्वालिटी और डिजाइन को पहले खुद स्थापित करना जरूरी है। और नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं। Q3 में बाथवेयर सेगमेंट में 49% की भारी वृद्धि हुई है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमारे श्रोताओं के लिए जो मुख्य सीख है वो बहुत स्पष्ट है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लगातार विकास करने का मंत्र केवल नई मशीनें लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि सही समय पर अपने प्रोडक्ट मिक्स को बदलना, जैसे बड़े फॉर्मेट की टाइल्स की तरफ जाना, ग्लोबल रिटेल स्ट्रैटेजी अपनाना और अपने डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी में निवेश करना है। सही कहा। ये रणनीति दिखाती है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू पर फोकस करना और बाजार के ट्रेंड्स जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव का तेजी से फायदा उठाना कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। एग्जैक्टली। जाते जाते मैं इस चर्चा का अंत एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जैसे जैसे बड़ी औद्योगिक कंपनियां उत्पादन को आउटसोर्स कर रही हैं और अपना सारा ध्यान सिर्फ ब्रांडिंग और ग्राहक अनुभव पर केंद्रित कर रही हैं, तो क्या आने वाले दशकों में मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज कहलाने वाली कंपनियों के पास असल में कोई कारखाना होगा ही नहीं? वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की औद्योगिक ताकत का पैमाना फैक्ट्रियां और चिमनियां नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी और ब्रांड वैल्यू होंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है और यकीनन हमारे श्रोताओं को इस पर खुद भी सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।